चलिए। हाँ, क्या? चलिए, तो थोड़ा। हाँ। चलिए, थोड़ा शांति स्थापित कर लीजिए, है ना। हाँ। कौन ठीक? जैसे जी कट किए होंगे, है ना, ये सब काम करते हैं। ये लोग का है, काम है इन्होंने करने का सब। लेकिन डर था ना कि कहीं जीत हो जाएगा, है ना। जीत जाता तो फिर पार्टी का उम्मीदवार हार जाता वहां। सबने मिला लिया, है ना। वो भी आदमी देखा कि चलो अच्छा ऑफर है। हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा क्विक डिसीजन ठीक नहीं लगा कि हाँ। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ये कहिए उसका व्यक्तिगत तौर पे। राजनीतिक करियर इतना जल्दी खत्म नहीं होता है किसी का ना। अपने बिहार में देखिए। हाँ। सिद्धांत रोज बदलता है, लेकिन ये नहीं होता है। हम्म। ये अटल जी के दौर में ये सब बात अच्छा लगता था। अटल जी के, इंदिरा जी के समय में। उस समय एक था कि लोग विचारधारा की राजनीति करते थे। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि अभी क्या है कि अभी कोई किसी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना। सब लोग अपना आइडियोलॉजी देखता है कि कहाँ पे हम सिक्योर हैं, है ना, वहीं पे चल जाते हैं। अभी जिस तरीके से पब्लिक में घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, अभी इनको नहीं जाना चाहिए था, है ना। अभी लड़ लेते चुनाव, जीत जाते तो जाते जहां जाना होता, है ना। या हार जाते जो भी होता, लेकिन कम से कम एक वो रहता कि भाई आपने लड़ा, है ना। ठीक है। हाँ, उसको भी। नहीं, वो नहीं बैठेगा। आ जाइए। वो नहीं बैठेगा। उसको प्रयास किया गया बिठाने का, लेकिन वो बोल दिया कि भाई हम नहीं बैठेंगे, है ना। लेकिन खैर चलिए, है ना। हाँ। क्या? 1951 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। हाँ। 51। 1951। चलिए। आज तो चुनाव भी है ना जी, दूसरा चरण का चुनाव है। पूर्णिया का चुनाव आज ही है ना। हाँ। कहा है भाई तो जाना चाहिए। नहीं, नहीं। हाँ। अरे। लेकिन देखिए, जो डेट हो इलेक्शन का, है ना, दिलवा दिए। लेकिन अगर ये रहे तो जाके वोट जरूर दे दीजिएगा आप लोग, जिनको भी, जिनका भी हो, है ना। क्योंकि देखिए, अगर आप वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो फिर राजनीति पे कमेंट करने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है ना। ये नहीं है फिर। अगर आप दे रहे हैं, एक ठीक ठाक सिटीजन है ना। हाँ, बिल्कुल मैं जाऊंगा। जिस दिन इलेक्शन होगा, मैं पहले से भी जाता रहा हूँ, जब से मैं वोट देने की एलिजिबिलिटी आई है। मैं कभी भी रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि मई में है, 19 तारीख को या 25 तारीख को सेकंड, क्या था, पांचवा चरण में है शायद, क्या पता नहीं, मतलब जिस दिन होगा उस दिन तो खबर आ जाएगी। और हाँ, हाँ, तो उसी दिन। क्योंकि जब आपके पास, आप अगर इस चीजों पे बात करते हैं, तो ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है। वो अलग बात है कि आपको इसका कोई फायदा ना हो, नुकसान ना हो, है ना। लेकिन आपको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। डेमोक्रेटिक का फेस्टिवल है। और ऊपर से आप पढ़ रहे हैं, इन अधिकारों पे बात कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहा है, ये गलत नहीं कर रहा है। तो फिर ये सही और गलत कहने का आपका अधिकार तब बनता है जब आप इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, तो फिर आपको किसी को सही गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है ना। सुबह का केवल पेपर लेकर के चाय की चुस्की के साथ राजनीतिक पार्टियों को क्रिटिसाइज करना, केवल इतना अगर अपना कर्तव्य हो जाए, तो फिर देश का तो बंटाधार होना निश्चित है ना। है ना। हम लोग कहते हैं ना कि अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं। ये कारण यही है कि पढ़े लिखे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं,
है ना। अब हम लोग को पढ़ने पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, तो फिर जो फुर्सत में उतरा नहीं तो करबे ना करेगा, जो फुर्सत में वो करेगा। तो यहीं से लोग को निकलना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, धीरे धीरे अपने लिए स्कोप बनाना पड़ेगा कि हम कहाँ से इंटर कर सकते हैं और कहाँ पे जा करके हम कुछ पॉजिटिव दे सकते हैं क्या, है ना। तो नहीं, स्कोप देखिए, अब हम लोग ये भले कह सकते हैं कि मनीष कश्यप जाके वहां ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इतनी बड़ी पार्टी जो इतना दिन से उसको नहीं पूछ रही थी, उसने पहले अपनी काबिलियत प्रूव की, वो घूमा, उससे घूमने के बाद पार्टी के नेताओं ने देखा होगा कि यार ये तो घूम रहा है, तो पूरा पब्लिक इसके साथ है, सारी महिलाएं सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इसको वोट देंगे, है ना। कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा नहीं है तब भी उसको गाड़ी मिल जा रही है करने के लिए, उसके फ्रेंड्स उसके सपोर्टर्स आ रहे हैं, तो ऊपर से लोग देख रहा है कि उसका पकड़ मजबूत हो रहा है ना। तो अब किसी को भी, आज कन्हैया को कांग्रेस ने टिकट क्यों दे दिया, कन्हैया को क्यों दे दिया, क्योंकि कन्हैया की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, है ना। तो कहने का मतलब कन्हैया पहले भी सीपीआई सीपीएम से लड़ चुके हैं यहाँ पर, है ना, भले हार गए थे चुनाव, लेकिन अपनी क्वालिटी प्रूव की है इन लोगों ने, है ना। आइडियोलॉजिकल, जैसे अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी से मुझे कन्हैया ठीक नहीं लगता है, उसकी आइडियोलॉजी जो बातें करता है और जिस तरीके से बातें करते हैं कन्हैया, बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं ना, बदतमीजी पे उतर जाते हैं डिबेट के अंदर में। अब जब बदतमीजी पे उतर जाते हैं तो कहते हैं कि हम बिहारी हैं, हम अपना बिहारीपन पे उतर जाएंगे। इसका मतलब क्या शो करना चाहते हैं, बिहारी बदतमीज होते हैं? बिहारी बिल्कुल भी बदतमीज नहीं होते हैं। बिहारी तर्कों से बातों को काटना जानते हैं, बदतमीजी से उतरना बिहारियों को नहीं आता, है ना। लेकिन जब वो देखिएगा, आप उनका डिबेट देखिएगा, जब वो कुछ गलत बोलना शुरू करेंगे ना, जब उनका एटीट्यूड चेंज होगा तो क्या कहेंगे, हम बिहारी हैं। जितना बात वो अच्छा जब तक बोलते रहेंगे ना, तब तक नहीं कहेंगे कि बिहारी हैं, लेकिन जैसे ही एटीट्यूड चेंज होगा, कुतर्कों से किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, तब कहना शुरू कर देंगे कि हम बिहारी, हमको बिहारीपन आता है। बिहारी ऐसा थोड़ी है जी, बिहारी तर्कों से बातें काटना जानता है। लेकिन फिर भी एक स्तर पे मैं उनका सम्मान करता हूं कि उन्होंने बहुत कम टाइम में पॉलिटिक्स में एक सामान्य परिवार से आकर के अपना स्थान बना लिया, इसका तो सम्मान होना चाहिए। राजनीति का यही मतलब है कि आपका विचारधारा से भले ही आप किसी के साथ साथ हो या ना हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सम्मान होना चाहिए। इंडिविजुअली मतलब किसी से कोई झगड़ा किसी का नहीं होना चाहिए, विचारधारा का झगड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी आजकल का पॉलिटिक्स थोड़ा ऐसा भी हो गया है कि विचारधारा से व्यक्ति तक पहुंच जाता है ना। मतलब स्थिति हो गया कि राजनीति में पहले कहा जाता था कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या है कि मतभेद तो रहता ही है, मनभेद भी हो जाता है। मतभेद अलग चीज है, मनभेद अलग चीज है। तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अगर सामान्य घर के लड़कों को अपने पार्टी में ला रही हैं, तो एक तो इसलिए ला रही हैं क्योंकि देख रही है कि ये कुछ बड़ा कर सकते हैं, इनके अंदर वो कैलिबर है, इनके अंदर कुछ कैपेसिटी है। हाँ, बस अब दिक्कत यह है कि हमको और आपको कोई थाली में सजा के कुछ नहीं देगा, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम द एलिजिबल फॉर दिस, तभी आपको कोई पेश करेगा कि भाई आप एलिजिबल हो तो आप ले लो। क्योंकि अब कहिए कि हमारा जो भी है ना, सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, लेकिन इसको सौभाग्य ही मानना चाहिए कि आपका या हमारा जन्म एक सामान्य घर में हुआ है। क्योंकि हम लोग का जब सामान्य घर में जब जन्म होता है ना, तो करने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन अगर वही आपका जन्म कोई बड़े घर में हो जाए तो करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता है, क्योंकि पिताजी ने सब कुछ कर रखा है पहले से, आप क्या ही करेंगे। कोई भी कह देगा कि पिताजी का किया हुआ कर रहे हैं, जैसे लोग सुन रहे हैं ना, आज आज के डेट में लोग बड़े नेता भले बन जाए, लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं कि आपकी अपनी क्या है उसमें, आपके पिताजी ने दिया है आपको। लेकिन आप और हम अगर कुछ भी करेंगे तो कोई भी कहेगा कि ये हमने अपने मेरिट पे किया है। तो सामान्य घर में, गरीब घर में जन्म लेने का बहुत फायदा होता है कि आपके पास करने के लिए बहुत काम रहता है। और वही अगर आप कोई बड़े घर में आ जाते हैं तो आपके पास करने को कुछ नहीं बचता है। इसलिए अगर सामान्य घर में है तो ये तो अपने लिए प्राउड का बात है कि अपने को जीवन में प्रूव करने के लिए और अपने को करने के लिए बहुत कुछ है ना, बशर्ते कि करने का वो कैलिबर अंदर में होना चाहिए। और जब आप करेंगे तो इसी प्रकार से बड़ी सी बड़ी पार्टियां आकर के आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगी। और ये एक तरह से दिखा रहा है कि उस आदमी का व्यक्तिगत जीत है। इतना दिन से कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन उसने प्रूव किया, दिखाया कि उसको अगर हल्के में लीजिएगा तो आपका कैंडिडेट चुनाव हार जाएगा वहां पर। तो अपने कैंडिडेट को चुनाव जिताने के लिए इसको कहीं ना कहीं अपने पाले में लाया गया है कि आप आ जाओ। तो इतनी बड़ी पार्टी अगर जाकर के झुक गई तो इंडिविजुअल तौर पे ये उसका विजय ही है, इंडिविजुअल तौर पे वो जीत ही गया, है ना। अब अलग बात है कि उसका जो राजनीतिक आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था,
कि कल तक वो कह रहे थे कि इनको मत जिताओ, उनको मत जिताओ, तब उनको ये एक नैतिक मजबूरी हो जाएगी कि नहीं चाहते हुए भी जिस कैंडिडेट का कल तक वो विरोध कर रहे थे, अब जनता को कहेंगे कि उनको वोट करिए। तो ये उनका एक राजनीतिक मजबूरी जरूर हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे एक आम युवा का एक प्रकार से तो जीत है ही। नहीं तो इतनी बड़ी पार्टियां किसी को पूछती हैं जी? अगर आपके पास पैसा ना हो, सूटकेस में करोड़ों रुपया लेकर के आप नहीं जाए, तो कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला है। तो आम आदमी को तो पहले अपने आप को प्रूव ही करना पड़ेगा कि हम एलिजिबल हैं। चलिए कोई नहीं, सब लोग अपने, कोई फंसता नहीं है। जिसके भाग्य में जो निश्चित है ना, उसको उसमें जाना ही है ना। ठीक है, हम लोग बस माध्यम है ना, मीडियम है। चलिए, तो क्या कल क्या देख रहे थे हम लोग? विमेन्स रिफॉर्म, ठीक है, महिला सुधार। कि महिला सुधार क्या है और किस प्रकार से, और इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। तो लिखेंगे थोड़ा सा, एक हेडिंग बनाएंगे महिला सुधार में, विवाह संबंधित अधिनियम, मैरिज रिलेटेड एक्ट, विवाह संबंधित अधिनियम। विवाह संबंधित अधिनियम, मैरिज रिलेटेड एक्ट। लेंगे 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट, सामान्य विवाह अधिनियम। ठीक है, तो 1872 का जो ये एक्ट है, मैरिज एक्ट, ये विवाह के उम्र के संबंध में पास किया गया था, है ना, कि एज क्या होगा। तो इसमें कहा गया कि लड़की का विवाह का उम्र 14 साल, 14 ईयर्स, है ना, लिख लेंगे कि लड़की का विवाह का उम्र 14 वर्ष तथा लड़का का 18 वर्ष निश्चित किया गया। लड़की के लिए कितना? 14 ईयर्स, और लड़का के लिए 18 वर्ष। ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि यह अधिनियम केशव चंद्र सेन के केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप समझ रहे हैं, मतलब कि इस वर्ष से कम आयु में भी शादी हो जाता था पहले। 14 वर्ष से कम उम्र में भी शादी हो जाता था। मतलब कि जब शादी का मतलब भी नहीं पता है, तब शादी हो जाता था। ऐसा था हमारा समाज, है ना। जब पता नहीं है कि शादी का वास्तविक मतलब क्या होता है, तब भी शादी कर दी जाती थी, है ना। और ये आप देखते हैं पहले के जो पुराने मूवीज मूवीज जब आते थे 90s के एरा के या उससे पहले के मूवीज को देखेंगे, तो उसमें एक सिंपल सा कानून ये दिखाया जाता था कि पहले चाइल्ड मैरिज हो गया, है ना, बाल विवाह। बाल विवाह तो हो गया। अब बाल विवाह होने के पश्चात अब क्या होता था कि लड़का लड़की दोनों अपने अपने घर रह रहे हैं, अब दोनों बड़े हो रहे हैं। तो जब वो बच्चे थे तब उनका विवाह हुआ। अब उस समय उनको तो विवाह का मतलब भी नहीं पता था कि क्या होता है, माता पिता ने कर दिया, बड़े हुए, बाहर गए,
वहां उनका मैटर कहीं और हो गया, है ना। यहाँ माता पिता पहले से एगो मैटर फिक्स कर ले, परमानेंट मैटर पहले से फिक्स है, और उसको मालूम ही नहीं कि अपना परमानेंट मैटर फिक्स है कि नहीं। और उधर गया, उसका दूसरा मैटर हो गया। अब बाद में मालूम चलता कि यार ये तो एगो मैटर ऑलरेडी है अपना, है ना। तो ये गलती किसका था? माता पिता का। कि भाई आप जो है, जब उसको समझ ही नहीं है कि विवाह क्या चीज होता है, क्या स्थिति होती है, उस समय आप उसको विवाह के बंधन में बांध दिए। और जब उसको समझदारी हुआ, है ना, तो जब वो कुछ अपने हिसाब से चयन करने जा रहा है, तब तक मालूम चलता है कि पहले से चयन किया हुआ है। तो बहुत तरह की दिक्कत होती थी, सामाजिक संस्कृति में बहुत तरह का दिक्कत, डिस्टर्बेंस होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ा, चीजें बढ़ी, इसको ठीक कर दिया गया। अभी तो ठीक स्थिति में है ना। लेकिन उस समय ऐसा स्थिति था कि इससे कम उम्र में विवाह होता था। ठीक है। तो यहाँ पे ये कानून बना करके एक निश्चित कर दिया गया कि लड़की का विवाह 14 वर्ष से कम उम्र के आयु में नहीं होगा, लड़का का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र के आयु में नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक मिनिमम मैरिज जो है वो एज निश्चित कर दिया गया लड़कों और लड़कियों के लिए इस कानून के तहत। लेकिन इसके बाद फिर एक कानून बना 1892 में, एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लिखेंगे, 1892 का सहवास अधिनियम। 1892 का सहवास अधिनियम, इसी को कहते हैं इंग्लिश में एज ऑफ कंसेंट एक्ट। सहवास अधिनियम, कभी कभी पे इसको संपत्ति आयु अधिनियम भी लिखा रहता है ना। हाँ, लिख लीजिए ब्रैकेट में, संपत्ति आयु अधिनियम। ठीक है। अब देखिए, यह जो सहवास अधिनियम था, ये किसके प्रयास से पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था बीएम मालाबारी के प्रयास से। बीएम मालाबारी के प्रयास से अधिनियम पास हुआ था। बीएम मालाबारी, बीएम मालाबारी के प्रयास से अधिनियम पास हुआ। इसमें क्या कर दिया गया? तो इसमें लड़की का विवाह उम्र घटा दिया गया एक बार फिर से। कहा गया नहीं, 14 वर्ष ज्यादा हो रहा है, इसको तनी कम कर दीजिए, है ना। 12 वर्ष कर दिया गया। लेंगे इसमें लड़की का विवाह उम्र कम करके 12 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और लड़का वाला का कम करके 14 कर दिया गया, है ना। कि ये लोग 14 वर्ष 18 वर्ष में बूढ़ा हो रहा है भाई, पहले ही कर दो। 12 वर्ष में लड़की का और 14 वर्ष में लड़का का। तो इस अधिनियम का तिलक ने पुरजोर विरोध किया था। नोट कर लेंगे कि इस अधिनियम का तिलक ने पुरजोर विरोध किया था। हम्म। तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। ठीक है। यही सब रीजन से अंग्रेजों सब भारत के कानून में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर रहा था कि यार ये लोग को तो मतलब पता ही नहीं है। और एज को जो है सो मतलब उस टाइम पर जब का ये बात सब हो रहा है, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम था और अंग्रेजों के पास शिक्षा हमसे ज्यादा थी, है ना। तो इसलिए उनको लगता था कि ये सब जो कानून है वो ठीक यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो भी इस सब रिफॉर्म में पार्टिसिपेट करते थे, उसको ठीक करने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट लेंगे 1929 का शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट 1929। 1929 का शारदा अधिनियम। उन्नीस सौ उनतीस का शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट।
ठीक है, इसको हरबिलास शारदा ने पारित करवाया था। इस कानून को लिख लेंगे, इसको हरबिलास शारदा ने पारित करवाया था, इसलिए इसको शारदा अधिनियम कहते हैं। हरविलास शारदा ने पारित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक बार फिर से पुरानी वाली व्यवस्था जो है वो बना दी गई। इसमें कहा कि लड़कियों का विवाह 14 वर्ष में ही होगा और लड़कों का 18 वर्ष। ठीक है, तो एक बार फिर से वही पुरानी व्यवस्था जो 1872 में बनाई गई थी। तो लड़की का कितना कर दिया गया, 14 वर्ष, और लड़का का कर दिया गया 18 वर्ष। वर्तमान में लड़कियों का विवाह का उम्र क्या है, हाँ? 21 है, हाँ? 18 और 21, बिल्कुल। वर्तमान, उचित, देखिए वर्तमान में लड़कियों का आयु 21 वर्ष है विवाह का, और लड़कों का 24 वर्ष। ठीक है, बढ़ चुका है ना, नहीं आ रहा है आवाज? नहीं, बदल चुका, 2 साल पहले ही बदल गया। कमिटी, हम्म, कौन कह रहा है कि लागू नहीं हुआ, कहां पर लिखा हुआ है? आज से 2 साल पहले ही कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार ने यह नियम पास कर दिया। कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दे दिया कि अब जो है, जो वैधानिक उम्र होगा विवाह का वो 21 साल होगा लड़कियों के लिए। ठीक है, और लड़कों के लिए 24 वर्ष, ये कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी अलग बात है कि अभी भी लोग जो है सो इससे पहले के में भी कर देते हैं, है ना, लेकिन ऑफिशियली एज इंक्रीज किया जा चुका है। वैधानिक तौर पर जो आयु सीमा है वो, ये क्या कर रहा है जी? हाँ, इसको वही लगा, हाँ। स्टार्ट हो गया। हाँ। हम्म, चलिए, हाँ हाँ बिल्कुल, कोर्ट्स के माध्यम से भी इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया है। पहले कानून जो था वो 18 वर्ष का ही था, है ना, लेकिन कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद सरकार ने इसको इंक्रीज कर दिया, क्योंकि तमाम तरह के, अब चूंकि लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं ना, पहले क्या था कि पहले पढ़ाई लिखाई लोग का कम होता था, तो पढ़ाई लिखाई कम कर रहा है तो पहले ब्याह कर लो, है ना, पहले शादी कर लो। अब है कि अब सब लोग चाहता है कि इंडिपेंडेंट बने, नौकरी हो जाए, है ना, तो इसके लिए एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट के द्वारा जो है सो एज को इनहांस कर दिया गया है ना, उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 21 और 24। ठीक है, ये 2020 में ही हो गया था पारित। हाँ, चलिए, तो यहां पर इस स्थिति को आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि विवाह के संबंध में, विवाह के संबंध में पारित किए गए अधिनियम, विवाह के संबंध में
पारित किए गए अधिनियम, विवाह के संबंध में पारित किए गए अधिनियम भारतीय समाज में, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति, भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति धीरे धीरे, महिलाओं के प्रति धीरे धीरे बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ विकास, बढ़ता हुआ विकास परिलक्षित होता है, बढ़ता हुआ विकास परिलक्षित होता है, यानी कि दिखता है। ठीक है, ठीक है, परिलक्षित होता है मतलब कि धीरे धीरे जो ये रिफॉर्म हुआ उसी टाइम पर, तो ये दिख रहा था कि धीरे धीरे अब लोग क्या थे, महिलाओं के लोग लेकर के अब लोग थोड़ा सजग हो रहे थे। नहीं तो पहले आप देखते हैं एंशियंट मेडाइवल के अंतर्गत, मेडाइवल में तो कंप्लीटली तौर पे आप देखेंगे कि एक प्रकार से महिलाओं को क्या माना जाता था, उपभोग की वस्तु, कंज्यूमिंग गुड्स, है ना। तो कंज्यूमिंग गुड्स से अब वो आगे निकलने की स्थिति जो है सो आ रही थी। तो 19th सेंचुरी से ही वो कंज्यूमिंग गुड्स से आगे निकले हम लोग, है ना। और फिर आप 20th सेंचुरीज के अंदर में आप देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर में कि हर जगह पर राइट्स अवेलेबल कराया जा रहा है और इक्वलिटी की बात हो रही है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। तो भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है कि जब स्वतंत्र हुआ तभी से महिलाओं को मताधिकार देता है। इवन केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि हर जो एक मिनिमम एज को लोग क्रॉस कर रहे हैं कि एडल्ट एज फ्रेंचाइजी, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, उसके आधार पर सभी लोगों को वोट देने का अधिकार भारत देता है। तो ये वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है। बाकी हर देश में आप देखेंगे कि जो वोटिंग राइट्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है ना। पहले समाज का संपन्न वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर निम्न वर्ग, ऐसे वोटिंग राइट्स ट्रांसफर किए गए। लेकिन हमारे देश में इंडिपेंडेंसी के बाद सबको दिया गया वोटिंग राइट्स, है ना। एक उस समय 21 वर्ष का एज था, तो 21 वर्ष जो क्रॉस करता था वो वोटिंग करता था। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो उसके बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग वोट देते हैं, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग किसी भी स्थिति में हो। वो अगर 18+ है तो उनको वोट देने का राइट्स दिया जाता है ना, बशर्ते कि वो वोटर ID कार्ड बनवा लिए हो। चलिए, तो ये था यहाँ पे ये सब चीज जो विवाह से संबंधित कानून था। ठीक है, अब इसी के साथ अब एक हेडिंग बनाएंगे आप अपने नोटबुक में कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास कैसे होता है, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ तो उसका दो अप्रोच था। एक अप्रोच तो ये था कि भारतीयों को जो शिक्षा दिया जाए, जो एजुकेशन दिया जाए, वो एजुकेशन भारतीय भाषा में दिया जाए, जिससे कि भारत के संस्कृति को समझने में मदद होगा और भारत को हम सदियों तक गुलाम बना करके रख पाएंगे। और एक पक्ष ये था अंग्रेजों का ही कि शिक्षा हिंदी में न देकर के अंग्रेजी में दी जाए। इससे क्या होगा कि हम शिक्षा के स्तर पर भी एक गुलाम व्यक्ति ही तैयार करेंगे, है ना। मतलब कि एजुकेटेड्स तो होंगे, एजुकेटेड्स होंगे, लेकिन वो भी अंग्रेज ही होंगे। मतलब शिक्षा ऐसा दो कि मानसिक रूप से अंग्रेज बना दो ना। तो एक तो हम पहले फिजिकली स्लेब बना रहे हैं और उसके बाद हम मेंटली स्लेब बना लेंगे। मानसिक तौर पर अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, फिर उनको लगेगा कि अंग्रेजियत अच्छी है, फिर अंग्रेजियत को स्वीकार करेंगे और उसके बाद जो है सो पूरा देश जो है वो अंग्रेजी कल्चर को स्वीकार कर लेगा। तो ऐसे में हमें गुलाम सदियों तक बना कर रखने में आसानी होगा। तो एक तो उनके अंदर में ही विवाद था जिसमें दो वर्ग था, एक पाश्चात्य वर्ग और एक प्राच्य वर्ग।
तो कुछ अंग्रेजी विद्वान ही थे जो चाहते थे कि नहीं, भारतीयों को भारतीय भाषा में ही शिक्षा दिया जाए, और कुछ अंग्रेजी विद्वान ऐसे थे जो कहते थे कि नहीं, भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा दिया। और एंड ऑफ द टाइम अंग्रेजों की, जो अंग्रेजी विद्वान थे, उन्हीं की बात जो है सो है वो मानी गई। ठीक है, और मान करके उसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में अंग्रेजों के समय में शिक्षा का विकास हुआ, और उसके पीछे कौन कौन सी चीजें जो थी वो काम कर रही थी, और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उसको यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। हेडिंग बना लिए सभी लोग? ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कि किस प्रकार से और कैसे हुआ। तो देखिए, इसको तो पहले हम लोग दो क्रम में देखेंगे कि जो विकास हुआ वो दो स्थिति में हुआ। एक आप देखेंगे विकास, तो भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ, एक आप देखेंगे 1854 से पूर्व, और एक 1854 के बाद। बिफोर 1854 एंड आफ्टर 1854। तो 1854 से पहले का विकास और फिर 1854 के बाद का विकास। ठीक है, फिर देखेंगे कि भारत में जो ये अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ, इसका स्वरूप क्या था, इसका कैरेक्टर क्या था, किस कैरेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा था। और फिर थोड़ा सा इसका देख लेंगे प्रभाव, किसका इंपैक्ट क्या रहा। तो प्रभाव या फिर समीक्षा, रिव्यू। ठीक है, स्वरूप जब देखेंगे तो स्वरूप को तीन कैटेगरी में बांट के देखेंगे। तीन कैटेगरी क्या होगा इसके कैरेक्टर का। तो एजुकेशन देने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या सही में लोगों को बढ़िया शिक्षा देना था, या फिर सही में सही तरीके से सटीक गुलाम बनाना था, है ना। तो इसको देखेंगे कि एक तो पहले इनका आधार क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, किस आधार पे दे रहे थे, है ना, यानी कि बेस क्या था। बेस के साथ इनका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, किस उद्देश्य के साथ दे रहे थे, उस उद्देश्य को देखेंगे। और उद्देश्य के साथ देखेंगे कि ये जो पढ़ा रहे थे, यानी कि जो इनके सिलेबस का पार्ट था, उसका विषय वस्तु क्या था, यानी कि वो चैप्टर क्या पढ़ा रहे थे ना। अब कहीं पढ़ाई के नाम पर बम बनाने का सिखा रहा है कोई, है कि नहीं। तब मान लीजिए कि तो ऑफिशियल है कि ठीक है कि हम भारत के लोग अपना मतलब मेक इन इंडिया के तहत मान लीजिए कि बम बना रहे हैं, बाहर बेचेंगे, तो वो अलग बात है। एक वैसा बम बना रहा है कि पड़ोस में पटक देगा, तो वैसा तो इलीगल है ना। तो सिलेबस में क्या था, क्या सिलेबस में पढ़ाते थे ये लोग, इसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये पढ़ाते क्या थे, उससे क्या किस तरह की स्थिति बनती थी। 1854 जो एक बिंदु रखा गया है कि 1854 से पूर्व, 1854 के बाद, तो 1854 ही डेट क्यों रखा गया है, क्योंकि 1854 एक ऐसा समय है जब ब्रिटिशर्स ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज किए, कुछ क्रांतिकारी सुधार किया, है ना। तो इसलिए 1854 को माना जाता है, क्योंकि 1854 में एक योजना आई थी, उसका नाम था उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। कि क्या है ये, मैग्ना कार्टा है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है,
जब एक बार में आपको बहुत सारा अधिकार मिल जाए तो उसी को कहते हैं मैग्ना कार्टा। और 1854 में अंग्रेजों ने अपने ही द्वारा बनाए गए एक परंपरा को बदला था। उनका एक परंपरा था शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, है ना। ये पूछा जाता है कि भाई ये क्या था, किसने लाया था, तो ये लॉर्ड मैकले ने लाया था, है ना, जिसको कहते हैं शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। तो शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये कहता है कि शिक्षा केवल कुछ ऊपर के वर्ग को दो, नीचे के वर्ग को शिक्षा देने का जरूरत नहीं है। ऊपर के लोग शिक्षित होंगे तो नीचे के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। हाँ, जो शिक्षा है वो छन छन के नीचे तक चला जाएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी, और हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, है ना। मैकाले ने दिया था ये। मैकाले ने 1835 में ये बात कही थी कि हम ये जो है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थियरी में चलेंगे, हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे, बाकी लोग तक फिल्टर होकर एजुकेशन पहुंच जाएगा। लेकिन 1854 के उच्च डिस्पैच में इस नियम को बदल दिया गया, और 1854 के उच्च डिस्पैच में कहा गया कि शिक्षा हम सभी स्तर के लोगों को देंगे। तो ये क्या था? ये एक बड़ा चेंज था, एक बड़ा बदलाव था। इसी वजह से बिंदु रखा हुआ है 1854। 1854 से पहले सभी वर्गों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। 1854 के बाद यह निश्चित हुआ कि शिक्षा हम सभी वर्गों को देंगे। ठीक है, तो इसीलिए 1854 एक बिंदु रखा गया है, जिस बिंदु को लेकर के हम यहां पर बात करेंगे। क्लियर है? तो 1854 से पूर्व का विकास, तो 1854 के पूर्व के विकास को आप समझेंगे तो इसमें क्या विकास हुआ था, किस तरह की बातें हुई थी। तो सामान्य विकास, जनरल डेवलपमेंट, और इसी फेज में एक विवाद हो गया था प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद। प्राच्य एवं पाश्चात्य विवाद, है ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिस्प्यूट। तो ये इसी में खड़ा हो गया था, ईस्टर्न वेस्टर्न डिस्प्यूट, है ना। तो ये इसमें खड़ा होने के पीछे का क्या रीजन था? हम्म, हाँ, तो ये जो खड़ा हुआ, ये डिस्प्यूट जो खड़ा हुआ, तो इसमें विवाद होने का रीजन क्या था? हम्म, जैसे अभी हमने आप लोगों से बात की और हमने कहा कि शिक्षा को अलग अलग स्थिति में देने की बात की गई थी, है ना, कि अलग अलग सिनेरियो में हम एजुकेशन देंगे। कुछ लोग कह रहा था कि इंग्लिश में देंगे, कुछ लोग कह रहा था कि हिंदी में देंगे, मतलब भारतीय भाषाओं में, भारतीय संस्कृति में देंगे, है ना। तो भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति में जब देने की बात होती थी तो आप देखेंगे कि 1854 का जो पहले का समय, 1835 के पहले का जो समय है, इस सब समय जो है इसमें क्या हो रहा है? धार्मिक शिक्षा, बिल्कुल गुड। मतलब जो एजुकेशन था वो कहीं ना कहीं रिलीजियस था। इन लोग का ये भी पर्पस था कि भारत के संस्कृति को समझे। किसी को अगर आपको गुलाम बनाना है ना, तो आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। गुलाम बनाने के लिए आपको उसका कल्चर समझना पड़ेगा कि कल्चर क्या है। तो अंग्रेजों ने पहला काम किया कि कल्चर को समझो। तो कल्चर अंग्रेजी में समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि भारत का जितना टेक्स्ट था वो या तो संस्कृत में था या फिर वो फारसी में था, अरबी फारसी में। क्योंकि मध्यकाल के जितने टेक्स्ट थे वो अरबी में थे, नहीं तो फारसी में थे। अंग्रेज सबको अरबी फारसी बुझे भी नहीं करता था, आज संस्कृत तो हवे नहीं लगता था, है ना, वो तो और छू के निकल जाएगा। तो अब सोचा कि भाई पहले हम लोगों को क्या करना है, कल्चर समझना है। तो कल्चर समझना है तो पहले संस्कृत को समझो, अरबी को समझो, फारसी को समझो, इस सब का किताब पढ़ो। कि किताबवा पढ़ने से क्या होगा, समझेंगे कि इनका कल्चर क्या है। और जब इनका कल्चर समझ जाएंगे तब इनके घरों में सेंधमारी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहले ये सब होने भी दिया,
स्टार्टिंग में होने दिया कि कल्चर को समझो। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में इस जो है और 1784 में दो गो संस्था डेवलप करता है। एक तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाता है और दूसरा वो मदरसा का निर्माण करता है, मदरसा बनाता है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बना के क्या करता है, सारा किताब सबका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाता है ना। अब मदरसा बनवाए क्या करता है, अरबी फारसी का अध्ययन करवाता है कि भाई अरबी फारसी को देखो क्या कहते हैं। ये दोनों करने से क्या होता है उस सबको, कि ये दोनों ही करने से उसको भारत के बारे में समझ आता है कि भारत की संस्कृति कैसी है। 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में कोई स्कूल खोला जाता है कि संस्कृत का अध्ययन करो। 1801 में बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी जाती है। तो ये सब इसलिए नहीं बन रहा था कि भारतीयों को पढ़ाया जाए, ये इसलिए बन रहा था कि अंग्रेज खुद पढ़ ले पहले, क्योंकि जिन पर शासन करना है उनके कल्चर और संस्कृति को समझ ले। आज जब तक ये लोग समझते रहा तब तक इसका कोई विरोध नहीं किया। आज जैसे ही ये खत्म हुआ, मैटर की समझ लिया सब, तो 1835 में लॉर्ड मैकाले के कहता है कि शिक्षा अंग्रेजी में दीजिए, क्योंकि अब तो मैटर सब समझ में आ गया, कल्चर समझ गए, इनका पूरा सिस्टम समझ गए। तो जब पूरा सिस्टम समझ गए तो अब इनको इनके भाषा में नहीं अपने भाषा में दो, क्योंकि अब जो पढ़ा लिखा होगा भी वो अंग्रेज होगा, मतलब कि जन्म से वो भारतीय होगा लेकिन पढ़ाई से वो क्या होगा, अंग्रेज होगा। तो एंड ऑफ द टाइम वो किसको सपोर्ट करेगा। आप देखे होंगे कुछ लोग थे उस समय भी, अभी भी, जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अंग्रेजों का शासन बढ़िया था। ये कैसे लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेजियत सवार है ना। वो बाइफर्केशन ही नहीं कर पा रहे हैं कि गुलामी और आजादी में क्या अंतर है। छोटी मोटी गलतियां या दिक्कतें तो इस देश में होती रहती हैं, लेकिन आज हम जितनी लिबर्टी के साथ जी रहे हैं, क्या हमारे पूर्वज उतने लिबर्टी में जी पाए हो रहे थे गुलामी के टाइम। अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी औकात केवल एक गुलामों की औकात थी, जो मालिक जो कहेगा वो आपको करना है। तो वो स्थिति तो कम से कम आज के देश में नहीं ना है। आज हो सकता है कि सरकार से आपकी असहमतियां हो, सरकार की पॉलिसीज आपको अच्छी नहीं लगती हो, तो सरकार की पॉलिसी जब आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको अधिकार है कि आप सड़क पे उतर जाइए, आप आंदोलन कर दीजिए। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन करता था उसको फांसी होती थी, उस पर गोली चला दिया जाता था। तो उससे तो बहुत बेहतर स्थिति है ना। तो ये कहने को बड़ा आसान है कि अंग्रेजों का शासन अच्छा था, लेकिन उस शासन में जितना कष्ट झेला गया भारतीयों के द्वारा वो भी अच्छा था क्या। वर्तमान में बैठ करके अतीत का मूल्यांकन करना बड़ा आसान होता है ना। इतिहास का मूल्यांकन जब आदमी वर्तमान में करता है तो उसको बहुत आसानी लगता है, उसे लगता है कि बहुत अच्छा रहा। लेकिन इतिहास का मूल्यांकन अगर सही तरीके से करना है तो अपने आप को इतिहास में लेकर के जाइए, तब समझ में आएगा कि इतिहास का वास्तविक में क्या मूल्यांकन होता है। 1857 की बात 2024 में करना बहुत आसान है, और कहना कि 1857 में तो लोग जुटे ही नहीं, लोगों ने एक जुटता दिखाई ही नहीं। ये आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप 2024 में बैठे हुए हैं ना। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपके पास फंडामेंटल राइट है ना। कोई कुछ करेगा तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, तब तो आप कहिएगा ही कि 1857 तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब लोग मिलकर किया ही नहीं। लेकिन थोड़ा एक बार अपने आप को 1857 के पृष्ठभूमि में लेके जाइए और सोचिए कि चारों तरफ से अंग्रेज ही अंग्रेज, दुश्मन ही दुश्मन, और ऐसे में एक शब्द भी बोलना कठिन। तो उस दुरूह परिस्थिति में अगर मंगल पांडे ने एक बार भी आवाज उठाया तो कम से कम 1 करोड़ आवाज के बराबर था। आज का 1 करोड़ आवाज उस समय की 1 आवाज के बराबर था, क्योंकि आज 1 करोड़ लोग बोल लेंगे, क्योंकि उनको कोई बोलेगा ना तो कोई मारने नहीं आएगा। हम लोग सरेआम प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं, करते हैं और बोलते हैं कि मोदी जी गलत किए, है ना। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों की भी आलोचना होती है। मनमोहन सिंह का लोग कितना क्या नहीं कर दिया, मतलब उनका कार्टून बना बना करके लोग दिखा दिया। तो ये आप भारत जैसे देश में ही कर सकते हैं, आप ये लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश में ही कर सकते हैं। अगर हिम्मत है तो चाइना का आदमी कोई करके दिखा दे, सी जिनपिंग का एक फोटो ही लगा दे कोई, देखिए क्या होता है। उत्तर कोरिया तो तानाशाही है पूरा का पूरा, लेकिन चाइना तो कहता है ना कि हम बेहतर शासन देते हैं।
तो चाइना जो कहता है कि बेहतर शासन देते हैं, रसिया जो कहता है कि बेहतर शासन देते हैं, तो इनके यहाँ के नागरिकों का क्या एक हिम्मत है कि कोई सी जिनपिंग के खिलाफ बोल दे, कोई व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बोल दे? सी जिनपिंग ने अपने ही फाइल साइन कर लिया कि 2035 तक हम ही राष्ट्रपति रहेंगे। चीन की एक आदमी का हिम्मत नहीं हुआ कि विरोध कर दे कि आपने ऐसा क्यों किया। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन उनसे एक कदम आगे लेकिन उन्होंने कहा कि 2036 तक हम भी रहेंगे, है ना। अब मतलब वहां सब होगा लेकिन राष्ट्राध्यक्ष नहीं बदलेगा जी। हमारे यहाँ ऐसा अभी कुछ नहीं होने जा रहा है और कभी होगा भी नहीं, तब भी लोग कहते कि लगता है कि मोदी जी ना एगो कानून बना देंगे। क्या कानून बना देंगे कि जब तक जिएंगे तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे, है ना। ये भारत में कभी नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है तब भी हम लोग ये बात बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है तब भी ये बात बोल रहे हैं। आज जहां पर हो गया है ना, वहां बोलने का किसी का हिम्मत नहीं है कि बोल दे, जुबान खोल खोल दे सी जिनपिंग के खिलाफ। ये स्थिति वहां पे अगर कोई बोल दिया तो रात में ही उठ जाएंगे। उठ के कहां गए किसी को नहीं पता चलेगा। और उसके बाद कोई भाई बहन बंधु जाकर के आंदोलन नहीं करेंगे, थाना में एफआईआर नहीं कि हमारे भाई रात से गायब है। गायब है मतलब कि मैटर हो गया, अब निश्चिंत रहिए, है ना। सरकार ने ही मैटर कर दिया। मतलब मीडिया का भी इतना हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई एक न्यूज चला दे। वहां की मीडिया भी सरकारी मीडिया है, वहां का डिपार्टमेंट रिलीज करता है कि ये न्यूज चलाना है आज, वो न्यूज चलेगा, है ना। मतलब मीडिया की भी इंडिपेंडेंसी नहीं है, ऐसा स्थिति है और इस प्रकार से चलता है। तो हमारे यहाँ तो इतना सारा अधिकार है फिर भी हम लोग को लगता है कि बहुत कम है। अब सोचिए कि जहां पर अधिकार कुछ भी नहीं है वहां के लोग कैसे जी रहे हैं, है ना। वहां पे किस स्थिति में है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर जिसको जितना अधिकार मिलता है ना उसको उतना कम लगता है, और जिसको जितना कम मिलता है उसको उतने ज्यादा लगता है ना, कि इतना ही हमारे लिए एनफ है ना। तो वो स्थिति उस प्रकार से है। तो यहां पर अंग्रेजों ने 1835 के बाद ये प्रोसेस किया कि हम जो एजुकेशन देंगे वो किस में देंगे, इंग्लिश में देंगे। ठीक है, उसको देखेंगे कि यहां पर कैसे और किस तरह का एजुकेशन दिया गया। फिर 1854 में आप देखेंगे, 54 के बाद, कि इसमें आपको किन किन चीजों को पढ़ना है 1854 के बाद। तो 1854 के बाद में पहला तो आप यही देखेंगे कि 1854 का उड्स डिस्पैच, है ना, जो योजना था, इसी को पढ़ेंगे कि ये क्या था। 1854 का उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच नहीं इसको तैयार किया था, इसलिए इसको कहते हैं 1854 का उड्स डिस्पैच। नेक्स्ट लेंगे 1882, 1882, 1882 का हंटर आयोग, हंटर कमीशन। हाँ, ये एजुकेशन का है, एगो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था। हंटर आयोग ये शिक्षा के लिए है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लिखिए 1902 का रैले कमीशन। 1902 का रैले कमीशन, ये सब एजुकेशन से संबंधित है, विश्वविद्यालय पर नियंत्रण करने के लिए आया था, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीति विश्वविद्यालय में होता है जी, यूनिवर्सिटी में, है ना। कन्हैया जो नेता बने यूनिवर्सिटी से ना बना जी, है, जेएनयू से, है ना। और देखिए इस बार दो गो बिहारी लड़ रहा है नॉर्थ दिल्ली से ना, मनोज तिवारी और कन्हैया, है ना। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है, लेकिन लड़ाई जबरदस्त होगा, है ना। हाँ हाँ, तो जो जीते तो बिहारी जीतेगा। हाँ हाँ तो वहां पे सब मैक्सिमम बिहारे का ना आदमी है जी, वहां मैक्सिमम सब आदमी बिहारे का है ना, है ना। तो हाँ हाँ तो मनोज रहेगा, हाँ, डाउट है, हाँ। देखिए अब जो जीते, लेकिन हाँ,
विचार के आधार पे अगर कहें तो हाँ नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज में कोई दो राय नहीं है ना। जेएनयू का प्रोडक्ट है, जेएनयू का जेएनयू का प्रोडक्ट है। लेकिन अब देखिए, नॉलेज एक पॉलिटिक्स में नॉलेज होना अलग बात है, आशासन करने आना अलग बात है। अकबर लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर था। अकबर क्या था? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, माने निरक्षर आदमी था अकबर। लेकिन प्रशासन का नाम आता है तो अकबर से बढ़िया शासक पूरे मध्यकाल में नहीं है। तो ये जो कहा जाता है ना कि शासन करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये ठीक बात है। लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी बहुत अच्छा शासन करेगा। क्योंकि इसी मध्यकाल में हमें एक शासक मिलता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल आदमी कहता है कि पागल शासक था। माने पूरे मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। लेकिन उसका सारा का सारा निर्णय जो था वो अयोग्य हो गया, खराब हो गया। कोई भी निर्णय उसका सक्सेसफुल नहीं रहा। आप पढ़े होंगे उसकी 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं थी। दिल्ली से दौलताबाद, है ना, सोचा कि दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए राजधानी दौलताबाद लेके चलते हैं, देवगिरी लेके गया। और वहां जब लेके गया राजधानी तो मालूम चला कि दक्षिण के चक्कर में उत्तर हाथ से निकल गया, है ना, नॉर्दर्न जो है सो यहां से निकल गया। तो फिर वहां से वापस आया दिल्ली, फिर सबको लेकर के आ गया, है ना। फिर आप देखेंगे कि कराचील अभियान हो उसका, है ना। कराचील अभियान जो है हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में एक जगह पड़ता है कराचील। तो कराचील अभियान किया। इस अभियान में सैनिक भेजा था, हालांकि एकमात्र अभियान था जिसमें उसको सफलता भी मिली थी, जीत भी गया था। लेकिन जीतने के बाद जब उसकी सैनिक वापस लौटे तो रास्ता भुला गए, अब कोई भी दिल्ली नहीं पहुंचा। एक और उसका अभियान था खुरासान अभियान। खुरासान के लिए वो लगभग 1.5 लाख सैनिकों को पहले ही वेतन दे दिया, ये काम करो, तुम लोग पैसा रखो, चलना है लड़ने खुरासान में, साल भर बाद जाना है, अब पहले ही पैसा दे दिया। आज जब युद्ध का समय आया तो खुरासान का पूरा स्थिति एकदम ठीक हो गया था। खुरासान में एक मजबूत शासक आ गया। अब इस सोचा कि अब आक्रमण करके क्या करेंगे, तो गया सबसे पैसा वसूलने के, पैसा वापस कर दो। तब बोला गजब बात है महाराज, है ना, अब पैसा कैसे वापस कर दो, पैसा नहीं मिला। गंगा यमुना का दोआब, इलाहाबाद से बनारस तक का एरिया फर्टाइल लैंड है। कोई भी शासक होता था तो वहां टैक्स लगाता था, पैसा मिलता था आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये बेचारा जब टैक्स लगाया तो अकाल पड़ गया, है ना, वहां उधर से कुछ नहीं हो। मतलब आप समझिए कि एक तो नियति भी इसका साथ नहीं दे रही थी। उसके बाद चलाया सांकेतिक मुद्रा, पढ़ा लिखा था तो इसको लगा कि यार सोना चांदी तो महंगा धातु है, सोना चांदी बर्बाद हो रहा है, तो सोना चांदी को बचा लेते हैं, बदले में तांबा रिलीज कर देते हैं, कम मतलब जो धातु है वो। तो रिलीज तो कर दिया, लेकिन जहां से सिक्का ढाला जाता था वहां सब भ्रष्टाचार हो गया। अब डुप्लीकेट ओरिजिनल में अंतर नहीं बुझा रहा था। अभी सब क्या किया, डुप्लीकेट को अंदर किया, फिर उतना ओरिजिनल जारी किया जो पहले का सोना और चांदी का सिक्का था, तो भी उसका फेल कर गया। तो जितना वो नियम बनाया बेचारा, उसका सब का सब ये हो गया। अब बहुत पढ़ा लिखा था, तो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और शासक बेहतर होना अलग बात है ना। ये स्थिति नहीं, एंशिएंट में भी आपको तमाम एग्जांपल मिल जाएंगे। ब्रिटेन का इतिहास पढ़िएगा तो जब गुलाम हो रहा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो 1603 में एलिजाबेथ मरी। तो एलिजाबेथ के मरने के बाद उनका कोई बेटा उटा नहीं था, तो उनकी एक बहन का बेटा था, यानी कि इनका मतलब बहन का मतलब कि जो शासक बना जेम्स फर्स्ट, उसकी मौसी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। तो वो स्कॉटलैंड का राजा था। तब मालूम चला कि मौसी मर गई, आपका कोई बेटा उटा है नहीं, तो अब सोचा कि अब तो हमारे उत्तराधिकारी हुआ, तो आके अपने शासक बन गया ब्रिटेन का। तो जेम्स सप्तम के नाम से 1603 में ब्रिटेन के राजगद्दी पर बैठ गया जेम्स फर्स्ट, है ना। उस समय उसका एज लगभग 60 वर्ष के अप्रोक्स में हो रहा था, और बैठा। बहुत पढ़ा लिखा था, मैंने कहा था कि पूरे यूरोप में उससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस टाइम पर, है ना। जेम्स फर्स्ट 1603 में जो शासक बना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय। तो लेकिन उसको कहा जाता है यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख। ये कहा जाता है कि यूरोपीय जगत का बुद्धिमान मूर्ख कौन था, तो बुद्धिमान मूर्ख था जेम्स फर्स्ट। क्योंकि पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन पढ़ा लिखा चीज को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करने नहीं आता था, है ना। तो पढ़ा लिखा होना तो जरूरी चीज है, पढ़ा लिखा तो आदमी को होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ा लिखा होगा और बेहतर शासन भी करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई अनपढ़ है
और बेहतर शासन करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सब कोई अकबर तो नहीं हो सकता ना। तो शासन करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन केवल पढ़ा लिखा होने से ही बेहतर शासन मिल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको बहुत दिखेगा कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का शासन बहुत खराब रहा है, लेकिन औसत पढ़े लिखे लोगों का शासन बहुत बेहतर रहा है ना। क्योंकि प्रशासन की कला अलग होती है और पढ़ने लिखने की कला अलग होती है। आप देखते हैं जो आप ये सब जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम, आईएएस का एग्जाम होता है तो क्या कहता है, जीएस होता है, जनरल स्टडी, कि आप हर विषय का सामान्य समझ रखिए। और जैसे ही आप अगर बहुत मतलब पारंगतता हासिल कर लेते हैं किसी विषय के अंदर में, तो कहता है कि आपका काम प्रशासन में नहीं है, आप बहुत पारंगत व्यक्ति हैं। तो पारंगत व्यक्ति प्रोफेसर बन जाइए आप जेआरएफ कर लीजिए, आप जाकर के यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दीजिए, बढ़िया ब्रेन तैयार करिए। प्रशासन में हमको चाहिए जनरल स्टडी वाला आदमी, जिसको सब कुछ आता हो, एक विषय का विशेषज्ञ ना हो, हर विषय को जानता हो। तो ऐसा आदमी हमको प्रशासन में चाहिए। अगर कोई आदमी जो विषय का विशेषज्ञ हो गया, तो उसका काम प्रशासन में नहीं, उसका काम यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी जाए, यूनिवर्सिटी के अंदर में लेक्चर करे, और वो लेक्चर करके वहां से एक बेहतर माइंड तैयार करे, है ना। तो प्रशासक बहुत अव्वल दर्जा का विद्वान हो, इसका कोई खास ये नहीं है। आप पिछले 10 साल का भी इतिहास आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह जी, पढ़ाई लिखाई के मैटर में उनको कौन पीछे छोड़ सकता है। अभी तक के भारत के इतिहास के जितने प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, उसमें अगर आप एजुकेशन के लेवल पे बात करेंगे तो मनमोहन सिंह के सामने कोई नहीं टिकता है ना। लेकिन आप 7 से 5 से लेकर 9 तक का कार्यकाल और 9 से लेकर 14 तक का कार्यकाल देखिए, तो 5 से 9 तक में तो दिखता है कि मनमोहन सिंह शासन कर रहे हैं। मैंने एक पढ़ा लिखा शासक का शासन का इंपैक्ट दिखता है। जब 2010 में भारत की इकोनॉमी पहली बार दहाई का आंकड़ा छू जाती है ना। और बेहतरीन आज अमेरिका के साथ जो आपके संबंध अच्छे दिख रहे हैं, ये मोदी जी का किया हुआ नहीं है, ये मनमोहन सिंह का किया हुआ है। 1, 2, 3 परमाणु समझौता, है ना, वो मनमोहन सिंह ने किया था, जबकि सब लोगों ने मनमोहन सिंह का विरोध किया था। सब लोगों ने मनमोहन सिंह का विरोध किया था, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह जिद पे अड़ करके 1, 2, 3 परमाणु समझौता 2007 में अमेरिका के साथ साइन किए, जिसके तहत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत आज बहुत बेहतर स्थिति में है, जो मनमोहन सिंह का किया हुआ था। तो बेहतर दिखा। लेकिन वही मनमोहन सिंह का कार्यकाल आप 2009 से 14 के बीच का देखिए, लगातार डिक्लेन दिखता है, लगातार वो आपको दिखेगा कि डिग्रेसिव चीजें किस प्रकार से हो रही हैं। तो इसलिए मतलब पढ़ा लिखा हो करके हम बेहतर शासन करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा हुआ है और बेहतर शासन नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है, कि आप पढ़े लिखे हो जरूर, है ना। अब अलग बात है कि आपके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल नहीं हो, लेकिन फिर भी सामान्य नॉलेज तो होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ भी बोले तो कम से कम तार्किकता के साथ बोले, है ना। इधर उधर से कुछ भी बोलने का नहीं है ना, कि भाई इधर उधर से कुछ भी आप बोल दे, किसी तरह से बोल दे। हर जो भी कुछ बोले तो उसका तर्क क्या है, उसके साइंटिफिक अप्रोच क्या है, इतना तो जानकारी लीडर को होना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी कागज, जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आता है देश के अंदर में, समस्या आती है, कि भाई समस्या को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो नेता के पास भी वो विजन होना चाहिए, कि वो भी अपना विजन बताए। ये नहीं कि पूरा का पूरा निर्भरता उसका ऑफिसर्स पे हो जाए, अधिकारियों पर। नेता जब बकलोल हो जाता है ना, तो अधिकारी सबका चांदी हो जाता है। अब अधिकारी सब अपना लूटेगा बढ़िया से, नेता को बुझाइए नहीं रहा है कुछ, क्या करेगा वो, है ना। तो नेता का पढ़ा लिखा इसलिए जरूरी है ताकि अधिकारी उसके अंडर में रहें, समझे, है ना। बकलोल नेता को अधिकारी कुछ बुझेगा, दिखाने के लिए भले सम्मान करेगा, लेकिन पेपर वर्क जब वो करेगा तो उसको मालूम है वो अंग्रेजी में लिख के देगा, खाली अंग्रेजी नेताजी को बुझे नहीं करता है, क्या करेंगे वो, है ना। तो दिक्कत हो जाएगा उनको, है कि नहीं। तो ये नीतीश देखा, नीतीश जी 2-3 बार अधिकारी सबको डांट दिया मंच से, क्या ये आप लोग हिंदी बोलिए, है ना, आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बुझाता, है ना। तो लेकिन वो ठीक था कि भाई पब्लिक को जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पब्लिक के सामने आप हिंदी में बात करें, क्योंकि पब्लिक उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है कि आपका बात इंग्लिश में समझेगी। तो अधिकारियों को भी जो अंग्रेजियत सवार होता है, उनको भी अपनी अंग्रेजियत थोड़ा सा कम करना चाहिए, कि जब आम आदमी से बात करे, गरीब आदमी से बात करे, तो अगर उसका भाषा नहीं भी पता तो कम से कम हिंदी में बात करे, ताकि कम्युनिकेशन ठीक से हो पाए, आम आदमी समझ पाए कि अधिकारी क्या कह रहा है और उसकी समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं। ये तो आम आदमी को बुझे भी नहीं करेगा अंग्रेजी, अंग्रेजी बोल के निकल गए, अंग्रेजी में क्या बोला नहीं बोला किसी को कुछ नहीं पता है ना। तो अंग्रेजी जानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को सवार करने में बुराई है। 3 लेवल
रिजल्ट अलग अलग निकलता है, लेकिन कट ऑफ ये सब चीज एक ही बार आप पता चलता है। मतलब जैसे कि पीटी का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा पीटी आ गया, फिर मेंस आएगा पता चलेगा, फिर इंटरव्यू आएगा तो फाइनल आएगा, है ना, कि फाइनल सिलेक्शन आपका हो गया। लेकिन पीटी में कितना नंबर कट ऑफ गया था, मेंस में कितना नंबर कट, ये सब फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलता है। ये आपको इनिशियल कुछ नहीं पता चलता है। हाँ, पीटी में बस आपको पता चला कि आप पास कर गए। जो लोग नहीं पास किए उनको यूं नहीं पता चलेगा उनको कितना नंबर आया था, है ना, कुछ किसी को कुछ नहीं पता चलता है। वो आपको सीधे पता चलेगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर आए थे या आपका कितना नंबर से छूटा है, क्या हुआ, ये सब आपको फाइनल के बाद पता चलता है। हाँ, पहले आपको नहीं पता चलता। इसीलिए उसका अच्छा है कि उसमें कोई मैटर नहीं होता है ना, कोई वो आंसर की रिलीज उलीज नहीं करती है ना, तो कोई विवाद नहीं, डिस्प्यूट नहीं। वो अपने जो उसका मर्जी हुआ अपने उसने कर दिया। आज जो करती है वो साल भर बाद करती है, तो साल भर बाद करने का फायदा क्या होता है कि घाव ठंडा हो गया है फिर, है ना। अब कौन जाके केस करे, कौन जाके विवाद करे, उससे अच्छा है कि अगला अटेम्प्ट है तो उसको तैयारी कीजिए आप, है ना। तो ये बीपीएससी को भी यही करना चाहिए कि अगर आपको विद्यार्थी का बात नहीं मानना है तो फिर आप एकदम प्रॉपर तौर पे अपना काम करिए और उसको करके अपना निपटाइए, ताकि केस ओस ना हो, क्योंकि केस होने से ही वैकेंसी लेट होता है ना। केस हो जाएगा, वर्डिक्ट नहीं आ रहा है, फैसला नहीं आ रहा है, तो तमाम तरह का दिक्कत और समस्या शुरू हो जाता है। तो 1902 का रैले कमीशन विश्वविद्यालय पे ही नियंत्रण करने के लिए था। विश्वविद्यालय में बहुत तरह की गतिविधियां बढ़ गई थी। और देखिए, क्योंकि आप लोग को गवर्नर जनरल वायसराय पता है, तो आप यहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि 54 में कौन रहा होगा, किसके समय में आया होगा उड्स डिस्पैच, डलहौजी के टाइम में। हंटर आयोग किसके समय में आया होगा, रिपन के टाइम में। रैले कमीशन किस टाइम में आया होगा, कर्जन के टाइम में। नेक्स्ट आगे लिखेंगे 1917 का सैडलर आयोग, 1917 का सैडलर आयोग। तो सैडलर आयोग किसके टाइम में आया था जी, हाँ, जेम्स चेम्सफोर्ड, हाँ, वो जेम्स कहां से आ गया जी यहाँ, चेम्सफोर्ड, हाँ, चेम्सफोर्ड के टाइम पे 1917 का सैडलर आयोग। नेक्स्ट 1929 का हार्टोग समिति, 1929 का हार्टोग समिति, इसको यहां से कनेक्ट कर लेंगे। 1929 हार्टोग, हार्टोग समिति, ठीक है, 1929 का हार्टोग समिति, है ना। इसने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, प्राथमिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया था इसने, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य, ठीक है। नेक्स्ट 1944 का सार्जेंट योजना, 1944 का सार्जेंट योजना, ठीक है। 1948 का राधा कृष्णन आयोग, 1948 का राधा कृष्णन आयोग। 1953 में यूजीसी का गठन, 1953 में यूजीसी का गठन। यूजीसी का नाम सुनते होंगे आप लोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। तो यूजीसी का गठन, नहीं कि आजादी के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में जो जो हुआ है वो भी देखना है आपको, ठीक है। यूजीसी का गठन,
राधा कृष्ण आयोग शिक्षा में सुधार के लिए था और सभी स्तर पे था। ठीक है, जब कोई स्पेशल रहेगा तो मैं बता दूंगा कि कौन स्पेशल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग। हाँ, अगला पॉइंट इसी में उसी में कहाँ लिख रहे हैं सब, पॉइंट देख लिख रहे हैं ना, स्टार मार्क करके। कोठारी शिक्षा आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग है ना 1964। ये वही कोठारी शिक्षा आयोग था जिसने कहा था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए ना। लेकिन अभी तक 64 में यह आयोग बना था। हाँ, और अभी तक भारत की किसी भी सरकार ने एजुकेशन पर 6% एक्सपेंडिचर नहीं किया है ना। जबकि इसने बहुत पहले कहा था कि आप शिक्षा पर कम से कम 6% जीडीपी का खर्चा कर दीजिए। तो हर चीज में सरकार बजट बढ़ाती है लेकिन शिक्षा पर नहीं बढ़ाती है ना। शिक्षा में कमी रखता है ना, कि उसको पता है कि अगर कर देंगे शिक्षा पर खर्चा, कहीं सब पढ़ लिख गया, कहीं तेज हो गया तो सब दिक्कत कर देगा फिर, है ना। हाँ, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर जाति के नाम पर वोट कैसे लेंगे, है ना। हाँ, अभी 2.5%, 2.5% है। हम्म, हाँ, वो बदलते रहता है। राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश भी 5 साल में बदल देता है, कहता है कि भाई आप जाइए, है ना। तो वो बदल देता है। लेकिन अब, लेकिन ऐसा कहाँ है कि बहुत आगे हो गया, चाहे बहुत डेवलप हो गया, नहीं हुआ है ना। बिहार से ठीक है। हाँ? वो गांव में वो किस्सा कहा जाता है कि दूर का ढोर सुहावन लगता है ना, है ना। हाँ, हाँ, एक एजुकेशनल हब एक। हाँ, देखिए। हाँ, भूख मांगता है किसका। अच्छा, इन्होंने कहा कि दूर का ढोर सुहावन लगता है, इसका मतलब कि जो आपके नजदीक है वो अच्छा नहीं लगता है ना। आज जो जो दूर है ना, वो आपको अच्छा लगता है ना। तो ये सामान्य सी बात है कि जो दूर है सो खास है, जो पास है सो आम है ना। किसी के भी पास जो जो अपने पास है वो लगता है कि यार ये तो आम ही है क्योंकि अपने पास आ गया। और जो अपने पास नहीं है वो खास है। अगर आप देखेंगे तो मतलब राजस्थान का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है ना। कि आपको बहुत तरह से देखना पड़ेगा ना बिहार को, है ना। केवल ऐसा नहीं कि मतलब जो ये भी जो लोग हैं कि भाई बिहार गरीबी है, ऐसा नहीं कि बिहार अपनी स्थिति से बहुत आगे आया है। हाँ, लेकिन इस बात पर विमर्श जरूर हो सकता है कि आगे आने का जो स्पीड है वो कितना सही है। स्पीड आपको थोड़ा बढ़ाना चाहिए ना, आपको अपना स्पीड बढ़ाना चाहिए। और स्पीड बढ़ा करके तब आपको डेवलपमेंट्स के बाद को करना चाहिए। और हम मतलब देखिए और भी बहुत तो, हाँ तो देखिए अब बाढ़ आ रहा है, इस पे बिल्कुल इस पे गवर्नमेंट को एक्शंस करना चाहिए, है ना। कि आप एक ही टाइम पर उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिण बिहार सूखा से ग्रसित है ना। एक तरफ आपको बाढ़ है, एक तरफ सूखा है। तो हम अभी तक ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि उत्तर बिहार का जो सरप्लस वाटर है उसको उठा करके हम दक्षिण बिहार में ट्रांसफर कर दें। अगर वो दक्षिण बिहार में आ जाए तो एक साथ एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक तो आपका उत्तर बिहार बाढ़ से बचेगा और दक्षिण बिहार सूखा से बच जाएगा, है ना। लेकिन अभी तक हम वो गवर्नमेंट वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाई है। ये हमारी असफलता है ना, कि हम वो नहीं कर पाए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी गवर्नमेंट खाली पुल बनाने पर काम कर रही है ना। अब देख रहे हैं पुल उल सब पूरा बन रहा है ना। हाँ, उद्घाटन में टूट जाता है कितना था, है ना, है ना। लेकिन अब देखिए ये ठीक है, यहाँ पे समस्या है, यहाँ पे आप चूंकि है ना, इसलिए आप यहाँ के समस्या से रूबरू हैं। आप राजस्थान के लोग जो राजस्थान में रह रहे हैं उनसे पूछेगा, वो भी उतने प्रताड़ित हैं। उन,
नहीं, यहाँ पे भी प्राकृतिक ही है, बाढ़ ना मानव निर्मित थोड़ी है। आप कुछ भी कर लीजिएगा, आप हिमालय से सटे हुए हैं, आपका सीएफसी बढ़ रहा है तो हिमालय पिघलेगा, पिघलेगा तो सरप्लस वाटर आप कहाँ रखिएगा, अपने घर में थोड़ी रख लीजिएगा। तो सरप्लस वाटर आएगा तो बाढ़ आएगा, है ना। आप बहुत सारे तटीय शहर डूब गए, क्या किया गया, है ना। मोदी जी गुजरात से आते हैं, बहुत डेवलपमेंट वाले माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज तो डूब गया ना गुजरात में। तो ये बाढ़ हो गया या सूखा हो गया या रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल हो गया, ये ठीक है कि ज्योग्राफी की आइडेंटिटी की वजह से है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो फिर तो पूरा दुबई जो है वो तो थार ही है ना। दुबई जो थार ही है, लेकिन देखिए वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनियों के जो ऑफिस हैं वो दुबई में बने हुए हैं। सारा बड़ा मीटिंग जो होता है, जो इवेंट्स होते हैं, वो दुबई में होता है। उसने अपने आप को डेवलप कर लिया उस तरीके से, है ना। तो हम भी चाहे तो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। राजस्थान में भले अगर मरुस्थल है तो वो भी चाहे तो अपने आप को बेहतरीन हब बना सकता है। बिहार चाहे तो बिहार अपने आप को पता है कि हमारे यहाँ चाह के भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम बिहार में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। और अगर हमने गलती से कर लिया तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इतना महंगा होगा ना कि कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे ही कंपनी नुकसान में चली जाएगी, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल नहीं। आप झारखंड बटा, तो झारखंड बटा, आप देखिए जितना आपका प्राकृतिक संसाधन था सब झारखंड में चल गया। आपके पास प्राकृतिक संसाधन क्या बचा है जिससे आप बड़ा इंडस्ट्री डेवलप कर पाए। तो उसका उपाय करने से अच्छा है कि आप दूसरा करिए ना। आप इलेक्ट्रिसिटी का हब बना दीजिए पटना को, आप कॉल सेंटर बनाइए पटना में। आप क्यों नहीं बना रहे कॉल सेंटर, क्या दिक्कत हो रही है। कॉल सेंटर अगर दिल्ली में चल रहा है ना, पटना में क्यों नहीं चल सकता है। पटना में लोग 12 बजे 1 बजे रात को जाके क्यों नहीं जॉब कर सकते हैं। आप सिक्योरिटी दीजिए, आप सुरक्षा मुहैया कराइए, और सुरक्षा मुहैया करा कर आप कॉल सेंटर यहाँ पे स्थापित कीजिए, आईटी हब बनाइए, सिलिकॉन वैली बना दीजिए पटना को। लेकिन करने का क्षमता होगा तब ना। आप करें कि नहीं हम फैक्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री बनाने का स्कोप ही नहीं आपके पास, कहां से बनाइएगा। लेकिन आप अगर चाहें तो आप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग डेवलप कर सकते हैं। आप कॉल सेंटर बना करके तो जो बिहार में युवा बेरोजगार घूम रहे हैं उनको आप जॉब दे सकते हैं, है ना। सारे युवा युवती को जॉब मिल सकता है। आप बिहार के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। बिहार में टूरिज्म में इतना स्कोप है कि अगर आप टूरिज्म डेवलप कर दे तो सबसे ज्यादा इनकम आपको हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, लेकिन हम वो सब चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो हमारे पास है उसको अगर हम ठीक तरीके से मैनेज कर दे तो बहुत हद तक हम समस्या को समाधान कर सकते हैं और डेवलप बना सकते हैं बिहार को। लेकिन यहाँ पे उस तरीके की चीजों को हम दिखाने का कोशिश नहीं करते हैं, संभालते हैं, सुधार नहीं रहे। बिल्कुल, नेक्स्ट लिखेंगे आगे। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट 1986 की नवीन शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो आप लोग एनसीईआरटी पुराना पढ़ते होंगे उस पर लिखा रहता है 1986, है ना। 1986 की नवीन शिक्षा नीति। नेक्स्ट, और अब आ जाइए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नवीन शिक्षा नीति 2020। इसको भी देख लेंगे। इसमें मैं बता दूंगा आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसमें क्या क्या स्कोप बनाए गए हैं, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है ना। तो ये भी आपसे पूछा सकता है, क्योंकि आप तो स्कूल में ही जाना है आपको पढ़ाने। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है और किस फॉर्मूले पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी काम करता है ना। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर में देखना है, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब आपको देखना है कि इस सब में क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इन सब की क्या विशेषताएं हैं, इस सब में क्या चीज है नहीं है, या पहले ये सब क्या विकास हुआ किस प्रकार से। यहां पर जो आप स्वरूप बनाए हैं तो आधार में लिखेंगे कि आधार क्या था, जो आधार आपने बनाया है। हाँ, स्वरूप में 3 कॉलम बनाए हैं ना, एक आधार बनाए होंगे, एक उद्देश्य बनाए होंगे और एक विषय वस्तु। तो आधार वाले कॉलम में लिखेंगे कि आधार क्या था।
हाँ बिल्कुल, सबका एक्सप्लेन करेंगे। ये तो अब मतलब समझिए कि आपका भी एक सिलेबस है, ये एजुकेशन का सिलेबस अभी आप लिख रहे हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इस सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी थी और किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर इतना भी खाली याद रहेगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, खाली इतना याद रहे तो कि कौन कहाँ पे रहा है। लेकिन इस सब के अंदर में बात करेंगे कि सार्जेंट योजना क्यों आया था, है ना, उसमें क्या था, हार्टोग समिति क्या था, राधा कृष्णन आयोग क्या था, ये सब पे बात करेंगे। लेकिन ये सब नाम भी आपको याद करना है डेट के साथ, कि इस डेट में ये आयोग आया था, और उससे अपने ब्रेन में कनेक्ट करना है कि इस समय कौन वायसराय कौन गवर्नर जनरल रहा होगा। ठीक है, बाकी तो इसको सबको आपको एक्सप्लेन करेंगे, लिखाएंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता थी और क्या क्या चीजें डाली गई थी। आधार में लिखेंगे कि आधार क्या था, तो आधार था औपनिवेशिक शासन प्रणाली। आधार था औपनिवेशिक शासन प्रणाली, कोलोनिकल रूलिंग सिस्टम, औपनिवेशिक शासन प्रणाली, औपनिवेशिक शासन प्रणाली। आधार क्या हो गया, औपनिवेशिक शासन प्रणाली, यानी कि जो हम कॉलोनी थे, ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया हुआ था, तो उसकी क्या व्यवस्था थी, किस तरह से थी, तो वो औपनिवेशिक शासन प्रणाली जो है इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी। अब उद्देश्य दो तीन लिखेंगे, है ना। पहला उद्देश्य लिखेंगे, पहला इसका उद्देश्य क्या था, तो साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट, साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट, है ना। जो मतलब ब्रिटेन जो साम्राज्यवाद फैलाया था भारत में, तो इनके हितों की पूर्ति, है ना। तो ये ऐसा शिक्षा देना चाह रहे थे जिससे कि ये लोग जो चाहते थे वैसे वैसे भारत के लोग करें। ठीक है, एक है तो इनका ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य लिखेंगे कि राजनीतिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्मचारी, राजनीतिक आर्थिक आवश्यकता के पूर्ति हेतु कर्मचारी, राजनीतिक आर्थिक आवश्यकता के पूर्ति हेतु कर्मचारी। ठीक है, अब देखिए, अंग्रेजों को इसलिए भी शिक्षा देना था, इसलिए अंग्रेजी में शिक्षा देना था कि वो सबको खुद हिंदी तो आता नहीं था, वो सब बन के यहाँ पर बैठ गया था, अधिकारी ऑफिसर के रूप में आया था। काम करने वाला सब यहाँ था भारत का आदमी, नौकर वो सब रखता था भारत के आदमी को, साहेब रहता था वो सब। तो वो कहता था कि कम हियर, भारत का आदमी सब चले जाता था उधर, है ना, है ना। वो कह रहा है कम हियर, उधर है उधर, बोल रहा है गिव मी वाटर, वो ला के दे रहा है डंडा। तो सोच रहा है कि यार ये तो समझ ही नहीं रहा इंग्लिश। सोचा कि शिक्षा ऐसा दो जिससे कि हमारा बात समझ जाए। तो सबको खुद हिंदी आती नहीं थी और सब हिंदी सीखना नहीं चाहता था, तो सोचा कि ये लोग को इंग्लिश सिखा देते हैं, है ना। तो हम लोग को इंग्लिश इसलिए नहीं सिखाया कि हम लोग को पढ़ाना चाहता था, वो हम लोग को पढ़ा लिखा नौकर बनाना चाहता था, कि जब वो कहे कि कम हियर तो हमको समझ में आए कि अच्छा अपने पास बुला रहा है ना। वो कह दे कि गेट आउट तो समझ में आ जाए कि बाहर जाने को बात कह रहा है ना। अब भारत के आदमी कह रहा है गेट आउट, आउट चढ़ चल जाएगा, है ना। बोलो क्या बात है, और उसको बुझा ही नहीं रहा कि गेट आउट का मतलब क्या है ना। तो इस सबका दिमाग खराब हो जाता है, सोचा कि यार क्या करे, क्या उपाय है। सोचा एक काम करते सबको इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। तब ये सब इंग्लिश जो है सो पढ़ाया, है ना। तो बेसिकली इसका इंग्लिश पढ़ाने का उद्देश्य था राजनीतिक आर्थिक हित की पूर्ति, कि ये लोग ऑफिसर बन के थे, तो इनके नीचे काम करने वाले कॉलिग सब भारतीय थे, इनको हिंदी आती थी, उनको इंग्लिश आती थी, वो कहेंगे राम हम बुझेंगे रहीम। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई राम को राम ही समझे, इसलिए इनको पढ़ाया जाए इंग्लिश, इसलिए उन्होंने इंग्लिश पढ़ाया अपने राजनीतिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे कि पाश्चात्य वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों, तीसरा पाश्चात्य, हाँ इसी में उद्देश्य में ही तीसरा पॉइंट, कि पाश्चात्य वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों
पाश्चात्य वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना। पाश्चात्य वैचारिक, वेस्टर्न आइडियोलॉजी, पाश्चात्य वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना। तो अब पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न, तो वेस्टर्न आइडियोलॉजी कल्चरल को इंडिया में वो इंप्लीमेंट करना चाहते थे, तो उसको वो तो हिंदी में कर ही नहीं सकते थे क्योंकि सब इंग्लिश में ही था। तो इसके लिए भी था कि उनको इंग्लिश में सिखाना, इंग्लिश एजुकेशन को देना है। तो पाश्चात्य वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना, ताकि 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 भारतीय जनता ताकि भारतीय जनता लंबे समय तक ताकि भारतीय जनता लंबे समय तक ब्रिटिश शासन को स्वीकार करे। ब्रिटिश शासन को स्वीकार करे। अब मतलब अंग्रेजी पढ़ाता सिखाता तब ना वेस्टर्न कल्चर को समझाता बढ़िया से। अब वेस्टर्न कल्चर को समझा देगा, जब बता देगा कि देखो मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से कितना बढ़िया है ना, तब क्या होगा, भारत का आदमी आराम से उसके कल्चर को स्वीकार करेगा और मानेगा कि तुम्हारा कल्चर बढ़िया है ना। जैसे उस समय तो सब उतना नहीं कर पाया, उस समय का भारतीय आदमी ज्यादा राष्ट्रवादी था, है ना। आज का आदमी राष्ट्रवादी अंदर से कम, दिखावा का ज्यादा है ना। कर रहे हैं सब वेस्टर्न काम, कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी है ना, नेशनलिस्ट है। तो नेशनलिस्ट तो अपनी संस्कृति के प्रति समर्पित होता है ना, अपने कल्चर के प्रति समर्पित होता है ना। यहाँ हम लोग सब लोग क्या है, वेस्टर्न कल्चर के प्रति कहीं ना कहीं समर्पित हो जाता है। हर चीज अपने हाव भाव, व्यवस्था, सिस्टम, सब चीज से, है ना। अब दिमाग में एक बात ये डाल दिया गया है कि आप ग्रामीण भाषा प्रयोग करें, ग्रामीणों से बात करें, आम आदमी से बात करें, तो फिर आप क्या है, आप प्रिमिटिव है, आप पिछड़े हुए हैं। आज जितने आप दिखावा करें, हाई फाई में रहें, तो क्या हो जाएगा, आप बहुत मतलब स्टैंडर्ड है। ये पैमाना क्यों, किसका है, ये पैमाना अंग्रेजों का पैमाना है, हमारा पैमाना नहीं है। हमारी मौलिकता इस बात है कि आप हर आदमी के साथ रहें, हर तरह के आदमी के साथ रहें, है ना। गांवों से आपका सरोकार हो, है ना, लोगों से आपका जुड़ाव हो, है ना, और हर जगह पे आप अपने कल्चर के हिसाब से काम करें, है ना। ऐसा न दिखे कि आप दूसरे कल्चर को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी अपनी कल्चर इतनी महान है कि इस कल्चर को अगर ठीक तरीके से स्वीकार कर लिया गया तो महानता वैसे ही आ जाएगी, है ना। दूसरे कल्चर में महानता उस तरह की नहीं है जितना कि भारत के कल्चर में है। लेकिन ये सब इंग्लिश एजुकेशन और अंग्रेजों के गुलामी का ये था कि उसने दिमाग में ही क्या कर दिया, वायरस डाल दिया, है ना। दिमाग में वायरस डाल दिया, और दिमाग का वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जी। बाकी वायरस आपका सब हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन दिमागी वायरस खत्म करना बड़ा मुश्किल होता है ना। विचारों का वायरस। तो इसने क्या किया, इन्होंने इस पॉलिसी के माध्यम से वैचारिक वायरस छोड़ दिया हमारे दिमाग में, है ना, आइडियोलॉजिकल वायरस। और जब आइडियोलॉजिकल वायरस आपके दिमाग में आता तो आप अपने ही के खिलाफ आप विरोधी बन जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि जब औरंगजेब ने शाहजहां को पकड़ करके जेल में कैद कर दिया, क्योंकि शाहजहां चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा सिकोह मुगल सल्तनत का वारिस बने। वो चाहता था कि दारा बने। दारा का जो व्यवहार था वो थोड़ा लिबरल था, हिंदू उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे दारा को। दारा को दूसरा अकबर भी कहा जाता था कि दारा दूसरा अकबर निकलेगा। लेकिन वो भाई जो उसका था औरंगजेब, वो कट्टर था, एक्सट्रीमिस्ट था। तो सोचा कि यार ये कैसे शासक बन जाएगा, शासक तो हमको बनना है। तो देखा कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो एक तो इसका बाप और बाकी हिंदू जनता। बाकी जो उसके समाज के जो कट्टरपंथी थे वो क्या कर रहे थे, औरंगजेब को समर्थन कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि पहले तो काम किया कि षड्यंत्र रचा महल में, और षड्यंत्र रच के शाहजहां को उठा करके गद्दी से जेल में कैद। जैसे शाहजहां जेल में कैद, बस दारा सिकोह का भागने का काम शुरू, क्योंकि अब राजे को कैद कर लिया, तब अब राजकुमार क्या करिएगा, आप अभी भाग रहे हैं। खोज के इनको भी मार दिया, उसके बाद खुद ही सत्ता में आ गया। तो कहा जाता है कि जब ये जेल में कैद था और शाहजहां मर गया,
तो उसको एक हो गया कि अब तो निश्चिंत हो गया कि शाहजहां सॉरी दारा सिकोह तो मर गया, तो मर गया तो अब कौन शासक बने, शासक तो हम ही बनेंगे, निश्चिंत हो गया। तो सोचा कि बाप है तो पूछते हैं कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है, जो इच्छा होगा उसको पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने भेजा अपने मंत्री को कि जाओ पता करो, पिताजी का हालचाल लेके आओ, क्या हालचाल है। तो गया हालचाल लेने, तो बोला कि आपको कुछ चाहिए, बोला कि चाहिए तो कुछ नहीं, कष्ट जो देना था वो तो दे ही दिया है ना, तो हमको चाहिए कुछ नहीं। तो बोले कि कुछ तो डिमांड कीजिए, आपके पुत्र कह रहे हैं कि भाई जो कहेंगे अबू जान वो दे देंगे, है ना, कहे क्या चाहिए उनको। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर कुछ देना ही है तो उसको जाके कहो कि मैं कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि 5-10 कुछ बच्चे अगर हो तो उनको भेज दो मेरे पास। बोला बस यही यही चाहिए, बोला हाँ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो गया, जाके बोला कि अरे आपके पिताजी का ज्यादा कुछ तो डिमांड है ही नहीं है, वो तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। बोले कुछ नहीं मांग रहे हैं, बोले कुछ नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं कि 2-4 अगर बच्चा सब हो पढ़ने लिखने वाला तो उसको भेज दो, हम पढ़ाएंगे उसको। औरंगजेब बोला कि ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सा बात है, भेज दो, पता करो, बढ़िया बात है, मतलब जो राजकीय पैसा लगता है शिक्षा दीक्षा को नहीं लगेगा, पिताजी जेल से पढ़ाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेज दो। लेकिन जो हेड मंत्री था वो कहता कि रुक जाइए, आपको जिस, अगर आपके पिताजी राज्य भी मांग रहे हैं ना तो उनको दे दीजिए, इतना अगर प्रेम है, प्रेम तो है नहीं वैसे, होता तो आप जेल में डालते नहीं, लेकिन अगर है तो एक काम करिए, आप इनको ही राज्य दे दीजिए, लेकिन वो जो मांगे हैं ना वो मत दीजिए उनको। बोला क्यों, इसमें क्या बुराई है। बोला ये जो 5 को बचवा भेजिएगा ना, ये 5 को के मन में वो विचार डालेंगे, आइडियोलॉजी डालेंगे, वो ऐसा आइडियोलॉजी डालेंगे ना कि परमाणु बम से ज्यादा विस्फोटक होगा। वो सब बचवा के जब फटेगा ना यहाँ समाज में, तो ये आपका सल्तनत जो है 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अब उसको समझ में आया कि अरे बाप, हमारा बाप तो हमारे से बदला ले लेगा, है ना। तो बोला कि बाप बाप ना होता है, वहां बैठे वो दिमाग लगा रहा है। तुम सोचे कि मांग लेगा, पैसा मांग लेगा, पैसा मांगेगा वो, फ्री मांग लेगा, वो कह रहा है कि नहीं हमको पढ़ाने को दो बच्चों को, हम उसके अंदर में विचार डालेंगे, हम उसमें आइडियोलॉजी डालेंगे, और आइडियोलॉजी का इतना असर होगा कि वो पूरे मुगल सल्तनत को और तुमको खत्म करके रख देंगे। तो उसने फिर नहीं भेजा, और फिर किसी प्रकार की कोई सुविधा जो है सो नहीं दी गई। तो आइडियोलॉजी का ये इंपैक्ट होता है, विचारों का इतना प्रभाव होता है। और आप देखें कि वर्ल्ड में कोई भी अगर बैटल होता है, कोई भी युद्ध होता है, तो उसका आधार कहीं ना कहीं विचार होता है, विचारधारा होता है, कि विचारधारा के ही स्तर पे लड़ाइयां जो है सो वो चलती हैं कहीं पे भी, है ना। तो यहां पर इसका क्या उद्देश्य था कि अपने विचारधारा को प्रोत्साहित करना है, भारतीय विचारधारा को नीचे निम्न कर देंगे, तो भारत के लोग भी सहजता से स्वीकार कर लेंगे कि अंग्रेजों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो बेहतर विचारधारा है। ये इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम था यहां पर। क्लियर है। अब आइए विषय वस्तु पर, इनका विषय वस्तु क्या था। ये तो उद्देश्य था, विषय वस्तु इनका क्या था, सिलेबस इनका क्या था। तो विषय वस्तु में पहला विदेशी संस्कृति, है ना, फॉरेनर कल्चर, विदेशी संस्कृति। दूसरा स्थानीय भाषा एवं साहित्य, स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, स्थानीय भाषा एवं साहित्य को समुचित स्थान नहीं, को समुचित स्थान नहीं, ठीक है। मतलब कि लोकल लैंग्वेज और लोकल लिटरेचर को कोई स्थान नहीं दिया गया, है ना। स्थानीय भाषा और संस्कृति को समुचित स्थान नहीं, यानी ना तो स्थानीय भाषा का कोई महत्व और ना ही स्थानीय संस्कृति का कोई महत्व। नेक्स्ट, एक तीसरा लिखेंगे पॉइंट, एक रूपता का अभाव, लैक ऑफ सिमिलरिटी, एक रूपता का अभाव, एक रूपता का अभाव तथा समानता के सिद्धांत का उल्लंघन, लैक ऑफ सिमिलरिटी एंड वायलेशन ऑफ इक्वलिटी। हाँ, थर्ड पॉइंट, समानता का के सिद्धांत का उल्लंघन।
मतलब एकरूपता नहीं था, सिमिलर एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था, है ना। और समानता का जो सिद्धांत था उसका तो वायलेशन होता ही था, क्योंकि भारतीय ग्रंथ, भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य का कोई महत्व नहीं, केवल और केवल अंग्रेजी लिटरेचर और अंग्रेजी जो भाषा है उसी को प्रोत्साहित किया जा रहा था। नेक्स्ट, तकनीकी शिक्षा नहीं, हाँ फोर्थ पॉइंट, टेक्निकल एजुकेशन नहीं, तकनीकी शिक्षा नहीं। तो तकनीकी शिक्षा क्यों नहीं? क्योंकि उनको तो खाली पढ़ा लिखा नौकर न बनाना था। अगर वो तकनीकी शिक्षा दे देते तो डेवलप हो जाता इंडिया। आप यही देखिए, आप अमेरिका क्यों डेवलप है? क्योंकि अंग्रेजों से गलती हुई। अमेरिका जब इनसे इनका गुलाम था तो इन लोगों ने क्या किया कि उत्तर अमेरिका में पूरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दिया, औद्योगिक विकास कर दिया पूरा। आज दक्षिण अमेरिका में नहीं किया। तो आप देखिए दक्षिण अमेरिका पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, लेकिन उत्तर अमेरिका को देखिए फॉरवर्ड है। तो उत्तर अमेरिका को फॉरवर्ड होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके यहां इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर दिया, उसके इन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स कर दिया। तो उसके बाद इंडिया गुलाम बना, तो इनको एक बात इन्होंने वहां से लर्न कर लिया कि हमको अब अपने कॉलोनिकल स्टेट में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं करना है। क्योंकि कर लेंगे, पैसा हो जाएगा सबके पास, कमा लेगा तो फिर हमारा तो बात ही नहीं सुनेगा, है ना। वही हुआ अमेरिका में। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में लोग क्यों लड़ गए? क्योंकि उनका कोई चीज का दिक्कत नहीं था, सारा चीज उत्तर अमेरिका में डेवलप हो चुका था, दिक्कत दक्षिण अमेरिका में था। आज भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो गरीब हैं ना, लेकिन उत्तर अमेरिका देखिए एकदम सक्षम है, समृद्ध है, क्योंकि वहां पे इन्होंने टेक्नोलॉजी और तकनीकी शिक्षा दिया। हमारे यहाँ इन्होंने तकनीकी शिक्षा नहीं दिया, केवल इतना ही पढ़ाया जिससे कि लोग समझ जाए कि लोग क्या कह रहे हैं और किस तरीके से इनके ऑफिस के अंदर में काम करना है। ठीक है, तो मेन विषय वस्तु इनका यही था। क्लियर है? इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब का देखेंगे कि इस सब का फीचर्स क्या है, इस सब की विशेषताएं क्या है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत